हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में स्टूडेंट्स आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। और आज जो हम लेक्चर नंबर 6 में स्टूडेंट्स चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जनरेटर क्या होता है और जनरेटर की जो है हम देखेंगे कि जनरेटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और जनरेटर डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जनरेटर के जनरेटर कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन कौन सी टाइप का जनरेटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। और उसके बाद स्टूडेंट हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक में डिस्कस है काफी डिटेल में, और वो है आपके पास एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के लिए 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो इसको आपने अच्छी तरह पहले समझना है, फिर इसको आपने ज़बानी अपने पास आपने याद करके लिखना भी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरेटर से कि जनरेटर कौन सी डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स असल में हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो हैं काफी तरह की हैं, जिस तरह ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, मोटर हो गई। तो मोटर की और जनरेटर की अगर आप बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। जिस तरह मोटर जो है वो आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। जिस तरह आपके घरों में फैंस हैं, जिस तरह फैंस आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं वोल्टेज और यहाँ पे करंट की फॉर्म में, और वो आपको रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर उसी के ऑपोजिट है। अब जनरेटर क्या करता है, जनरेटर आपसे मैकेनिकल एनर्जी लेगा और उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर आप जनरेटर की ब्लॉक डायग्राम बनाओ, अगर मैं कहूँ ये जनरेटर है, तो जनरेटर में जो इनपुट जाएगी वो इनपुट जो होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी और आउटपुट पे ये जो आपको देगा ये आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो अगर आपसे कोई जनरेटर की इनपुट पूछे तो आप इनपुट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी, आईपी स्टैंड कर रहा है इनपुट, और जनरेटर की जो आउटपुट होती है ओपी स्टैंड कर रहा है आउटपुट, तो वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और स्टूडेंट्स जनरेटर्स जो हैं ये आप अपने घरों में भी यूज कर रहे होते हो। जो वो जरा छोटे स्केल का जनरेटर है, डैम्स में भी जनरेटर्स होते हैं, वो काफी बड़े स्केल पे जनरेटर्स होते हैं। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरे पूरे टाउन्स या पूरी पूरी सिटीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का वर्ड यूज किया है, तो अब असल में ये मैकेनिकल एनर्जी हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के काफी सारे तरीके हैं। आप स्टीम से भी ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। असल में स्टूडेंट्स बेसिक्स जो है वो हमारे पास एक टरबाइन होता है। टरबाइन समझ लें, इस तरह के ये ब्लेड्स हैं बड़े बड़े। हमें किसी भी तरीके से इन ब्लेड्स को मूव कराना है। क्यों मूव कराना है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखें, मैंने इन ब्लेड्स को मूव कराना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में। इनको मूव कराने के काफी सारे तरीके हैं। इनको मूव कराने का एक तरीका है यूजिंग स्टीम। आप स्टीम करो, स्टीम इनके ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक करेगी जिसकी वजह से ब्लेड रोटेशन स्टार्ट कर देगी। गैस टरबाइंस भी होते हैं जिनमें आप गैस की कंबस्शन करते हो और ये टरबाइंस मूव कराते हो, जैसे आपकी गाड़ियों में एग्जांपल ले लें अगर सीएनजी वगैरह पे। इसी तरह वाटर टरबाइंस होते हैं। वाटर टरबाइंस जो है ये डैम्स में होते हैं। इन ब्लेड्स के ऊपर वाटर फॉल करता है और वाटर फॉल करने की यहाँ पे वजह से ये टरबाइंस घूमते हैं, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता भी हूँ। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक डैम की पिक्चर है और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये डैम से पानी का फ्लो होगा और ये टरबाइन है और इस यहाँ पे टरबाइन के साथ बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हैं। अब जैसे ही वाटर इन ब्लेड्स पे आके स्ट्राइक करेगा, ये ब्लेड्स जो है रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। जब ये ब्लेड्स रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो ये जो टरबाइन है ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमने इस टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती। तो इंटरनल कंबशन भी कर सकते हो आप, पेट्रोल या फिर डीजल की कंबस्शन करो, उससे जो हीट रिलीज होगी उससे भी आप इन ब्लेड्स को, टरबाइंस को मूव करा सकते हो। और विंड टरबाइंस भी होते हैं। सबसे ज्यादा फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये विंड टरबाइन है। जिस भी इलाके में विंड की स्पीड अच्छी हो वहां पे आप विंड टरबाइंस इंस्टॉल कर सकते हो। तो वहां पे आप विंड की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, उससे आप जो है इन ब्लेड्स को रोटेट करा सकते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप हासिल कर सकते हो। तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये तो सोर्सेज हो गए कि सोर्सेज हम किस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अब हमारे पास टाइप्स ऑफ जनरेटर। ठीक है, कि जनरेटर की कितनी टाइप्स हैं। और स्टूडेंट्स ये जो हम जनरेटर की टाइप्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हम जो जनरेटर की टाइप्स डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट हम जनरेटर की 2 टाइप्स डिफाइन करते हैं। एक हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं डीसी जनरेटर
और दूसरी जो हम टाइप डिस्कस करते हैं वो एसी जनरेटर। ठीक है, अब एसी और डीसी में क्या फर्क है ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बेसिक सा एक बता देता हूं। एसी स्टूडेंट्स स्टैंड करता है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट हम ऐसे करंट को कहते हैं जो कॉन्टिन्यूसली एक तो मैग्नीट्यूड में भी वेरी कर रहा हो और दूसरा अपनी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा हो। इसलिए अगर मैं एसी करंट का वेव फॉर्म बनाऊं तो उसका वेव फॉर्म इस तरह का बनेगा। इसका करंट एक तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है और दूसरा इसका करंट डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन डीसी करंट जो होता है ये करंट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता। तो अगर मैं इस तरह का करंट बनाऊं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसको डीसी कहते हैं, और अगर करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन चेंज कर रहा हो उसको आप एसी कहते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो घरों में जो करंट आ रहा होता है वो एसी करंट होता है, और अगर आप किसी बैटरी से या किसी सेल से जो करंट प्रोड्यूस कराते हो वो डीसी करंट होता है। तो दोनों के अपने अपने यूजेस हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रैक्टिकल यूज है वो एसी का है, इसलिए हम एसी जनरेटर को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स एक और चीज, डीसी जनरेटर को हम डायनामो भी कहते हैं। ठीक है, तो डायनामो वर्ड अगर कहीं यूज हो रहा हो या डीसी जनरेटर वर्ड यूज हो रहा हो तो वो एक ही बात है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डीसी जनरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डीसी जनरेटर भी असल में जनरेटर ही है, तो ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन आपको साथ में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, ये डायरेक्ट करंट होगी। तो डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट है। ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो डेफिनेटली करंट भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो डीसी जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और डायरेक्ट करंट मतलब ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन भी एक हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एसी जनरेटर की है। अब एसी जनरेटर भी सबसे पहला भी कहोगे ये वही जनरेटर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह की है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऐसा करंट जो कि मैग्नीट्यूड और आपके पास डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, और इस करंट की शेप किस तरह की होगी, ये शेप होगी इसकी इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल। अब अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि साइनोसॉइडल हम इस तरह के वेव फॉर्म को बोलते हैं, जो कि जीरो से स्टार्ट हो फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाए फिर जीरो पे। इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल आउटपुट वेव फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो साइनोसॉइडल की फॉर्म में होगा। उसके बाद स्टूडेंट एक चीज याद रखें कि सबसे पहला जो जनरेटर आपके पास इन्वेंट हुआ था वो माइकल फैराडे ने किया था, और वो 1831 में, और उस जनरेटर को हम कहते हैं फैराडे डिस्क। देखिए ये बहुत पुराना जनरेटर है जो कि माइकल फैराडे ने, और ये जो जनरेटर था भी ये एसी जनरेटर था जो कि माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, और फिर इसी एसी जनरेटर को इसने कन्वर्ट किया था डीसी जनरेटर में, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे किस तरह हम एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में डिस्कस हैं, तो अगर आप चाहें तो ये स्लाइड आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो आपको एमसीक्यूज जो आपको बुक में गिवन है उधर ये टर्म यूज हो रही है। अल्टरनेटर वर्ड यूज हो रहा है, डायनामो वर्ड यूज हो रहा है, तो ये टर्म्स आपकी बुक में डिस्कस नहीं है लेकिन उसने एंड में एमसीक्यूज में डिस्कस की भी हैं, तो ये मैंने स्लाइड इसलिए ऐड की है। सबसे पहले अल्टरनेटर और एसी, अभी हमने डायनामो तो देख लिया, डायनामो ऐसा जनरेटर जो कि डीसी प्रोड्यूस करे। अब अल्टरनेटर क्या चीज है? अल्टरनेटर एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आपको कहा सर ये काम तो जनरेटर भी कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, जनरेटर अगर हम जनरल वर्ड यूज करें ना तो जनरेटर की जनरल डेफिनेशन है कि विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं हम जनरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो जनरेटर में हमारे पास टाइप्स होती हैं कि हम एसी जनरेटर यूज कर रहे हैं या डीसी जनरेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर में कोई टाइप्स नहीं है। अल्टरनेटर होता ही ऐसी डिवाइस है जो एसी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अल्टरनेटर सिर्फ एसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब जनरेटर में डिपेंड करता है कि जनरेटर की टाइप कौन सी है, वो एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अल्टरनेटर हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब एसी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वही नेक्स्ट पॉइंट कि जनरेटर में जो है वो दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेटर अल्टरनेटिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है और डायरेक्ट करंट भी प्रोड्यूस करता
है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जनरेटर। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असल में एक और मेन डिफरेंस क्या है। अब अल्टरनेटर देखें, अल्टरनेटर भी एसी प्रोड्यूस करता है और अगर हम जनरेटर में एसी जनरेटर की बात करें तो वो भी एसी प्रोड्यूस करता है। तो फिर अल्टरनेटर और एसी जनरेटर में क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि अल्टरनेटर में जो कॉइल होती है, कॉइल कहते हैं या आप इसको यहाँ पे आर्मेचर कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भी कि आर्मेचर क्या होता है। तो अल्टरनेटर में जो कॉइल होती है वो स्टेशनरी होती है, वो मूव नहीं कर रही होती, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटर में कॉइल अब स्टेशनरी होगी, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराएंगे। और एसी जनरेटर में डिफरेंट है, एसी जनरेटर में या जनरेटर में आर्मेचर को रोटेट कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है जो आपने याद रखना है कि अल्टरनेटर में कॉइल स्टेशनरी और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, और जनरेटर में जो है वो आपके पास कॉइल रोटेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होगी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हमने टाइप्स डिस्कस कर ली। अब जो चीज हमने डिटेल में डिस्कस करनी है वो हमारे पास है एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर मैंने आपको कहा कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप हेडिंग्स बनाओगे। तो सबसे पहले जो आप हेडिंग बनाओगे वो आप एसी जनरेटर की डेफिनेशन बनाओगे। उसके बाद आप एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करोगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है। उसके बाद आप इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करोगे विद हेडिंग्स एंड विद डायग्राम। फोर्थ आप डिस्कस करोगे इसकी वर्किंग। फिफ्थ आप इसकी डेरिवेशन, और काफी आसान सी डेरिवेशन कर दी गई है, वरना पंजाब वाली बुक में काफी लेंथी डेरिवेशन थी। और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसका वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कह लें या ग्राफ कह लें, लेकिन एक डिफरेंस होता है वेव फॉर्म और ग्राफ में, जो कि मैं आपको उस टॉपिक में डिस्कस भी कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसी जनरेटर की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो है मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में डिस्कस भी करा दी है, तो ये सेम वही डेफिनेशन है जो कि हमने कहा था एसी जनरेटर। अगर आप एसी जनरेटर की डिफाइन कर रहे हो तो पहले आप असल में जनरेटर को डिफाइन करोगे, और जनरेटर को डिफाइन करने के लिए आप कहोगे सर ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो ये तो जनरेटर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद जो आप डिफाइन करोगे वो आप अब एसी को, मतलब क्योंकि एसी जनरेटर है ना, तो आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? द जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि जनरेटर हमारे पास एसी है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होगी, मतलब ऐसा करंट जो कि चेंज हो रहा हो। और किस तरह चेंज होगा? साइनोसॉइडल चेंज होगा, जिस तरह साइन का वेव फॉर्म होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल आउटपुट वेव फॉर्म। तो हमें आउटपुट पे जो वेव फॉर्म मिलेगी करंट की वो किस तरह की होगी? वो साइनोसॉइडल की तरह होगी, जिस तरह साइन का वेव फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट ये जो है ये जनरेटर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद देखते हैं कि जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, कि जनरेटर किस चीज इसका वर्किंग प्रिंसिपल है क्या है। तो देखिए स्टूडेंट जनरेटर जो सबसे पहले इन्वेंट किया वो माइकल फैराडे ने किया है। और माइकल फैराडे का लॉ पढ़ चुके हो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डेफिनेटली जनरेटर उसी के लॉ पे बेस्ड कर रहा होगा, तभी कहोगे कि द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको अगर आप चेंज करो तो उस फ्लक्स को चेंज करने की वजह से उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि जनरेटर के थोड़े से पर्सपेक्टिव से। तो जनरेटर में हम क्या करेंगे, क्योंकि जनरेटर है तो जनरेटर में हम कॉइल को रोटेट करवाएंगे, और ये कॉइल कहाँ प्रेजेंट होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगी। और अगर हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएं बाय सम मैकेनिकल मींस, डेफिनेटली कॉइल खुद ब खुद तो रोटेट नहीं करेगी, हमें कोई ना कोई उसको मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये मैकेनिकल मींस क्या क्या हो सकते हैं ये अभी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। टरबाइंस, बेशक आप यहाँ पे वाटर यूज करो, स्टीम यूज करो। तो उस कॉइल की रोटेशन से होगा क्या? जब वो कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस। तो उस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखोगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो लिख दोगे, लेकिन इस सिनेरियो में फैराडे लॉ किस तरह लग रहा है जनरेटर में कि कॉइल रोटेट करोगे, कॉइल रोटेट करने की वजह से क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चाहो तो आप साथ में ये फैराडे लॉ की इक्वेशन भी लिख दो जो कि हमने पढ़ा था। ये जो था ये इंड्यूस्ड ईएमएफ था, एन जो था वो हमने कहा था ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि कॉइल की कितनी टर्न्स हैं। और अगर आप देखो तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। डेल्टा फाई जो है ये चेंज इन फ्लक्स है, या डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी को आप रेट ऑफ
चेंज इन फ्लक्स भी कह सकते हो, ठीक है। और माइनस साइन आपको पता है लेंस लॉ की वजह से आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो चीज हम डिस्कस करेंगे अब वो डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है काफी। अब कंस्ट्रक्शन देखें। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है आर्मेचर या कॉइल। अभी हम देखेंगे कि आर्मेचर कॉइल को हम आर्मेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। नई चीजें जो है वो है स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये जरा नई चीजें हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कॉइल को या आर्मेचर को। अब अगर आप आर्मेचर के साथ देखें तो आर्मेचर के साथ यहाँ पे रोटर लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट एक चीज याद रखें, एसी जनरेटर में दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर, ठीक है। जौन सी चीज मूव कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, उसको हम रोटर कहेंगे, जो चीज रोटेट कर रही होगी। और जो चीज आपके पास स्टेशनरी होगी मतलब रेस्ट में होगी, उसको हम स्टेटर कहेंगे। तो एसी जनरेटर में हमने ये कहा कि एसी जनरेटर में हमने कॉइल को रोटेट करवाना है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेस्ट में रखनी है, स्टेशनरी रखनी है। तो जब भी कॉइल का या फिर यहाँ पे इसका जिक्र आएगा, यहाँ पे आर्मेचर का जिक्र आएगा, तो आर्मेचर के साथ हम हमेशा रोटर लिखेंगे और जहां भी मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र आएगा उसके साथ स्टेटर लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने रेस्ट में रखनी है, स्टेशनरी रखनी है और कॉइल को रोटेट करवाना है। इसीलिए यहाँ पे आर्मेचर या आर्मेचर की जगह कॉइल लिख दें, उसके बाद हम हमेशा रोटर का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर्मेचर या कॉइल किस तरह की है, यहाँ पे हमने कॉइल लेनी है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। तो मैंने इस रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल बना ली और इस कॉइल को मैंने नाम दे दिए, कोई भी आप नाम दे दें, मैं बुक की कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। इस कॉइल को मैंने नाम दे दिया CDEF और इस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एरिया है मैंने कहा A, ठीक है। तो आप कहोगे सर रेक्टेंगुलर कॉइल CDEF ऑफ एरिया A कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो मैंने भी एक लूप बनाया ना, इसमें सिर्फ एक ही टर्न्स है। इसी को अगर मैं किस तरह कन्वर्ट कर दूं, एक कॉइल मैंने एक लूप बनाया, इसी के ऊपर मैंने एक और लूप बना दिया, फिर इसी के ऊपर एक और लूप बना दिया, तो ये जो काफी थिक एक आपके पास कॉइल बन जाएगी। और मैंने कहा समझ लें इस कॉइल की कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। और टर्न ज्यादा ही क्यों रखते हैं, क्योंकि अभी आप पीछे अगर देखो तो अब EMF के जो फॉर्मूले में जो फैराडे लॉ की इक्वेशन थी, उधर EMF का और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप था। तो जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे EMF उतना ज्यादा होगा। और डेफिनेटली ये जो हमने यहाँ पे वायर यूज की है वो कॉपर यूज की है, हमने कंडक्टर यूज करना है ताकि इधर जो करंट प्रोड्यूस हो वो फ्लो कर सके। और दूसरी चीज ये स्टूडेंट, ये जो हम वाइंडिंग करते हैं, ये जो हम वायर को वाउंड करते हैं, ये हम असल में सॉफ्ट आयरन के ऊपर करते हैं, मतलब इसके सेंटर में हम सॉफ्ट आयरन रखते हैं। और सॉफ्ट आयरन क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉफ्ट आयरन की म्यू आर ज्यादा होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस पूरे अब अरेंजमेंट को आर्मेचर कहते हैं। क्या आर्मेचर क्या चीज है कि अगर आप एक यहाँ पे कॉइल लो, उस कॉइल की शेप अगर रेक्टेंगुलर, कोई सी भी शेप ले सकते हैं, आपकी बुक में रेक्टेंगुलर डिस्कस है, और उसकी अगर काफी ज्यादा टर्न्स हो और अगर आप उसके सेंटर में सॉफ्ट आयरन का पीस रख दो, इस पूरी अरेंजमेंट को हम आर्मेचर नाम देंगे। और लास्ट में यही है कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज किया, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। उसके बाद स्टूडेंट आप इस डायग्राम में जो है वो इस चीज को देख भी सकते हैं। तो ये जो आपको रेड और ये जो आपको ब्लू नजर आ रही है, बाकी चीजों को आप अभी इग्नोर कर दें, उनको आप फोकस ना करें, सिर्फ ब्लैक और ये ब्लू को आप देखें। तो ये जो असल में ये आर्मेचर है, ठीक है। और ये अगर आप शेप भी इसकी देखें तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है और आप इसके नाम दे दें, ये इसका एक एंड को C D, जो दूसरा एंड आपको नजर नहीं आ रहा ड्यू टू मैग्नेट वो E होगा और ये एंड जो है ये F है, ठीक है। और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल ये सारा एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने किस तरह प्रोवाइड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर लें या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लें, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स का एक ड्रॉबैक ये है कि परमानेंट मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है और वीक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ये फायदा है कि आप उनकी स्ट्रेंथ यूजिंग करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और जितनी स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आप प्रोवाइड कर सकते हो। और डेफिनेटली हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अभी कहोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय अ परमानेंट मैग्नेट हैविंग
अब कनकेव पोल्स, अब कनकेव पोल्स किस तरह के होते हैं, मतलब मैग्नेट्स की शेप इस तरह की होगी, इसको कनकेव पोल्स कहते हैं। और ये हमने गैल्वानोमीटर में डिस्कस भी किए थे कि इस तरह की शेप हमें क्यों चाहिए होगी। और या तो आप परमानेंट मैग्नेट्स यूज कर लो या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर लो, ऐसे मैग्नेट्स जिनको आप करंट प्रोवाइड करोगे, ऐसे मटेरियल जिनको आप करंट प्रोवाइड करो और वो मैग्नेट्स बन जाए। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड। अब आर्मेचर हमने कहा रखनी है, आर्मेचर इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, सो दैट द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखें, मैग्नेट्स हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उनके बीच में हमने कॉइल रखी और कॉइल इस तरह रखी कि उस कॉइल का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। अब आप जरा इस डायग्राम में इसको देखें। सबसे पहले ये जो आपको दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये एक नॉर्थ पोल, ये एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होगी, लेफ्ट से राइट। और ये अगर आप देखें तो ये कनकेव शेप मैग्नेट्स हैं, ठीक है, तो ये कनकेव शेप मैग्नेट्स हैं। उसके बाद इस कॉइल का एक्सिस क्या है, ये इस कॉइल का एक्सिस है, ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, तो ये इस कॉइल का एक्सिस है। और अगर आप देखें तो इस कॉइल का जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट से राइट जा रही हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह जा रहा है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्लिप रिंग्स, कि स्लिप रिंग्स क्या है और स्लिप रिंग्स क्यों यूज करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, स्लिप रिंग्स जो है वो मैग्नेटिक रिंग्स होती हैं और ये किस मटेरियल की बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं। और असल में ये स्लिप रिंग्स किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, देखें स्टूडेंट, कॉइल जो थी हमारे पास, कॉइल या आर्मेचर जो थी, इसके दो एंड्स थे, एक एंड ये वाला एंड हो गया और दूसरा एंड ये हो गया। ये जो इसके दो एंड्स हैं, ये दो एंड्स असल में रिंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। किस तरह कनेक्टेड होती हैं, इसको जरा इस तरह डिस्कस करते हैं। ये मैंने, ठीक है, तो एक एंड ये और एक एंड ये, इसको आप कह लें ये साइड CD वाला एंड है और दूसरा एंड जो है वो EF वाला एंड है। और स्लिप रिंग्स जो होती हैं वो असल में सिलेंडर की फॉर्म में होती हैं, तो साइड CD भी एक रिंग के साथ कनेक्टेड है, इस तरह ये एक रिंग मैंने बनाई स्लिप रिंग, और ऊपर वाला जो एंड था ये भी इस तरह एक रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसको आप एक स्लिप रिंग को नाम A1 दे दें और ऊपर वाले को आप A2 दे दें। तो नेक्स्ट वन ये है कि दीज रिंग्स आर, ये जो आप कहोगे विच आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द आर्मेचर, तो ये आर्मेचर के जो टर्मिनल्स या एंड्स हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं और ये परमानेंटली कनेक्टेड होती हैं। स्टूडेंट ये चीज याद रखें। होगा क्या, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो उसकी ये एंड्स भी रोटेट करेंगे, जब ये एंड्स रोटेट करेंगे तो मैंने कहा एंड्स जो है स्लिप रिंग्स के साथ परमानेंटली कनेक्टेड हैं, ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगी। तो आप कहोगे दीज रिंग्स आर रोटेटेड विद द कॉइल एंड आर यूज्ड टू ड्रॉ द करंट फ्रॉम द आर्मेचर। और स्लिप रिंग्स का काम क्या है, इस आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को ड्रॉ करना, खींचना अपनी तरफ, ताकि वो एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड कर सकें। तो दो स्लिप रिंग्स यूज कर रहे हैं, एक स्लिप रिंग A1 एक A2। अब A1 हम कह रहे हैं किसके साथ कनेक्टेड है, ये साइड CD के साथ। आप देख भी सकते हैं ये जो साइड CD है ये किस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये A1 के साथ कनेक्टेड रहेगा हमेशा। और ये जो साइड EF है ये हमेशा किस रिंग, स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड रहेगा, A2 के साथ। is connected to the side CD of the coil and A2 is connected to the side EF। आप इस डायग्राम में मैं आपको जरा शो भी कराता हूं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो साइड थी ये साइड CD थी, ये हमारे पास EF थी। अब जरा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको प्रॉपर नजर आएगा। तो ये जो साइड CD है, ये साइड CD, ये जो आपको दो गोल्डन सी रिंग्स नजर आ रही हैं ये असल में स्लिप रिंग्स हैं। तो ये साइड CD इधर आके इधर कनेक्टेड हो गई इसके साथ कॉन्स्टेंटली। और ये जो दूसरी साइड EF है, ये EF इस तरह यहाँ से पास हुई साइड और ये आके इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड हो गई। तो आप इसको खुद इमेजिन करें, जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगा, ये कॉइल रोटेट करेगी, इसकी ये एंड्स भी रोटेट करेंगे और जैसे जैसे इसके एंड रोटेट करेंगे ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगी। तो ये जो ये वाली स्लिप रिंग है इसको नाम A1 दिया हुआ है और ये जो नीचे स्लिप रिंग बनी हुई है जो कि साइड EF के साथ कनेक्टेड है उसको A2, ठीक है। होप सो ये आपको यहाँ पे इमेजिनेशन समझ आ गई होगी कि ये दो रिंग्स हैं, सिलेंडर की फॉर्म में स्लिप रिंग्स होती हैं, इनको स्लिप रिंग्स कहेंगे। और जो A1 स्लिप रिंग है ये इस यहाँ पे आर्मेचर की CD के साथ कनेक्टेड है और जो नीचे वाली स्लिप रिंग है ये जो है ये साइड EF के साथ कनेक्टेड है। और जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करेगी एंड्स रोटेट करेगी जिसकी वजह से ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो चीज डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कार्बन ब्रशेस, ठीक है। अब कार्बन ब्रशेस क्या है, अब देखें स्टूडेंट, हमने ये कहा कि ये जो कॉइल के एंड्स हैं वो असल में स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं और स्लिप रिंग्स भी असल में किसी चीज के साथ कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड है विद कार्बन ब्रशेस, ठीक है। और कार्बन की आपको पता है कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हैं,
जिसमें आपके पास ग्रेफाइट हो गया और आपके पास डायमंड हो गया, बकीबॉल हो गया, तो कार्बन की हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट ही यूज करने की वजह यह है क्योंकि ग्रेफाइट वाहिद वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म है जो कि कंडक्टर है, करंट को फ्लो होने देता है। तो हमने यहाँ पे दो कार्बन ब्रशेस यूज किए, एक कार्बन ब्रश B1 और एक कार्बन ब्रश B2। और कार्बन ब्रशेस फिक्स रहते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखें। कार्बन ब्रशेस मूव नहीं करते, स्लिप रिंग्स रोटेट कर रही होती हैं, लेकिन कार्बन ब्रशेस अपनी जो पोजीशन पे फिक्स होते हैं। और असल में इन्होंने उन स्लिप रिंग्स के साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। देखें किस तरह, मैं आपको जरा डायग्राम में शो कराता हूं। अब अगर आप इस डायग्राम में जरा देखें तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये जो स्लिप रिंग A1 थी, ये कॉन्स्टेंटली इधर, ये देखें, ये जो हमने छोटा सा एक चीज बनी हुई, ये कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रश को B1 कहते हैं। ये कार्बन ब्रश इधर अपनी इस लोकेशन पे फिक्स्ड है, और ये जो रिंग है ये कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही होगी। अगर ये रोटेट कर रही होगी तो ये इसके साथ कॉन्स्टेंटली टच हो रही है, मतलब इसने एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। मतलब ये कार्बन ब्रश, ये जो स्लिप रिंग है, इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही है, और ये कॉन्स्टेंटली किसके साथ इन टच है? ये विद कार्बन ब्रश B1। इसी तरह नीचे देखें, जो नीचे वाली स्लिप रिंग थी A2, ये जो स्लिप रिंग A2 किसके साथ कनेक्टेड है? ये इस कार्बन ब्रश के साथ कनेक्टेड है। इस कार्बन ब्रश को B2 नाम दे दें, और यहाँ पे आप ये देखें तो ये कार्बन ब्रश अपनी इस यहाँ पे लोकेशन पे फिक्स रहेगा, और ये जो रिंग है इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कर रही है, तो कॉन्स्टेंटली रोटेट भी कर रही है और इसके साथ टच भी हो रही है। तो यही आपने पॉइंट याद रखना है कि आप कहोगे कि सर ये जो हमारे पास स्लिप रिंग A1 थी, ये स्लिप रिंग A1 हमेशा किसके साथ कनेक्ट रहेगा? ये हमेशा कनेक्ट रहेगा विद कार्बन ब्रश B1, और जो स्लिप रिंग A2 है वो हमेशा इन कांटेक्ट रहेगा विद ब्रश B2। ठीक है। और कार्बन ब्रश का फायदा क्या है? देखें, कार्बन ब्रश करता क्या है कि वो स्लिप रिंग से करंट को रिसीव करेगा और वो एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड कर देगा। अब एक्सटर्नल सर्किट कहाँ है? एक्सटर्नल सर्किट, ये अगर आप देखें, ये जो कार्बन ब्रश से ये जो दो वायर्स निकल रही हैं, इन एंड्स पे अगर आप कोई भी सर्किट लगा दो तो वो एक्सटर्नल सर्किट कहलाएगा। ठीक है, जहां पे आप कोई भी चीज लगा सकते हो, आप कोई बल्ब लगा दो, कोई अप्लायंस लगा दो, जिस भी आपने यहाँ पे चीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो कार्बन ब्रश का काम ये है कि वो स्लिप रिंग से एनर्जी को रिसीव करता है और आगे एक्सटर्नल सर्किट को वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज हम डिस्कस करेंगे, ये अब आपको एक डायग्राम मैंने शो कराई है इधर सारी चीजें शो कराने के लिए। और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सबसे पहले ये तो आपके पास परमानेंट यहाँ पे मैग्नेट्स हो गए, ये एक नॉर्थ पोल हो गया, ये एक साउथ पोल हो गया, और ये आपके पास जो है ये आर्मेचर हो गई। ठीक है, या आप इसको कॉइल भी कह सकते हो। यहाँ तो उसने कम टर्न शो की हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी ज्यादा टर्न होती हैं। जो एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी वो ये चीज स्टूडेंट असल में रोटेटिंग शाफ्ट है। असल में इस चीज की मदद से हम इस कॉइल को रोटेट कराते हैं। समझिए साइकिल का जिस तरह पेडल होता है, आप बिल्कुल वैसी ही चीज है, आप असल में इस शाफ्ट को रोटेट कराओगे और ये शाफ्ट असल में इस कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप इस शाफ्ट को रोटेट कराओगे तो ये कॉइल रोटेट करेगी, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट। और यहाँ पे देखें, ये दो आपको जो नजर आ रही हैं, ये स्लिप रिंग्स नजर आ रही हैं, और ये जो स्लिप रिंग्स हैं ये खुद किसके साथ कनेक्टेड है? ये इधर कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है। तो ये कार्बन ब्रशेस अपने साथ यहाँ पे ये फिक्स पोजीशन में है, लेकिन ये स्लिप रिंग्स कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रही होंगी। ठीक है, और ये जो कार्बन ब्रशेस से जो दो वायर्स आ रही हैं, यहाँ पे अगर मैं कोई भी सर्किट लगा दूं, जैसे समझ लें मैंने यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दिया, तो ये जो सर्किट कहलाता है ये एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पे मैं बेशक गैल्वानोमीटर लगा दूं, कोई बल्ब लगा दूं, कोई सी भी अप्लायंस लगा दूं, तो जब कॉइल रोटेट करेगी करंट प्रोड्यूस होगा और ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। बल्ब लगा देगा तो बल्ब आपके पास ग्लो करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वर्किंग। अब वर्किंग आपने अच्छी तरह जरा समझनी है। अब सारी चीजों को तो डिस्कस कर लिया, कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है और क्यों प्रेजेंट है। अब हमने ईएमएफ इंड्यूस कराना है, करंट इंड्यूस कराना है। करंट इंड्यूस तभी होगा जब हम कॉइल को रोटेट कराएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि द कॉइल इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो हमने क्योंकि कॉइल जो है रोटेट करेगी ना, और रोटेशन के लिए जो वेलोसिटी यूज करते हैं वो एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं, और उसको हम किस वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं, उस एंगुलर वेलोसिटी को नाम ओमेगा दे दिया। और फिर देखें होगा क्या जब कॉइल रोटेट करेगी। अब एक चीज आपने जरा समझनी है। अब आप जरा इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में अब रोटेशन दो तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। उस चीज में मैं नहीं जा रहा क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें,
और मैंने रोटेशन इस तरह डिस्क्राइब की, क्योंकि स्टूडेंट देखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव या आपके व्यू पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कहां से देख रहे हो। जिस तरह आप एक फैन लो, समझ लें आप उस फैन को नीचे से देख रहे हैं तो वो फैन आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसी फैन को आप अगर आप ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज नजर आ जाएगा, है ना। तो ये समझ लें कि ये एक कॉइल रखी हुई है, इस कॉइल का नाम दे देते हैं CDEF, और इसको रोटेशन, ये मैंने बुक वाली ही रोटेशन ली, इसको इस तरह हम घुमा रहे हैं। बेशक आप इसको क्लॉकवाइज कह दें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरफ से देख रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। अब खुद आप अपने इस तरह ज्यूम करें कि आपके सामने एक बुक रखी हुई है और उस बुक को आप अपने सामने रखकर क्लॉकवाइज घुमाएं, तो आप ये देखोगे कि जो बुक का लेफ्ट वाली साइड होगी वो ऊपर की तरफ जा रही है और जो राइट वाली साइड है नीचे की तरफ जा रही है ना। आप खुद इसको अपने सामने रखें और ट्राई करें। सेम फॉर द कॉइल, इस कॉइल को हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करने से होगा ये कि इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, जो इसकी साइड CD है उस, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड को हमने CD नाम दिया हुआ है, तो इसकी साइड CD अपवर्ड मूव करेगी और इसकी जो राइट वाली साइड है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। और राइट वाली कौन सी साइड है? EF, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर आप एक कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट कराओ तो उसकी लेफ्ट वाली साइड अपवर्ड और उसकी राइट वाली साइड जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। यही जो है थ्योरी में डिस्क्राइब भी किया गया है। तो जैसे आप इस कॉइल को रोटेट कराओगे और जिस डायरेक्शन में हम रोटेट करा रहे हैं, साइड CD मूव्स अपवर्ड एंड द साइड CD मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। निकालनी है वो हमने हर साइड पे जो है करंट की डायरेक्शन निकालनी है, और करंट की डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स हमने एक रूल पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो स्टूडेंट इस डायग्राम पे जरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने से पहले सारी चीजों को मेंशन कर देते हैं। CD, जो साइड CD थी, हमने कहा था ये स्लिप रिंग है और वो स्लिप रिंग A1 के साथ कनेक्टेड होगी, और स्लिप रिंग जो है ये कार्बन ब्रश B1 के साथ कनेक्टेड होगा। और ये जो साइड स्टूडेंट CEF थी, ये हमने कहा था ये स्लिप रिंग A2 के साथ कनेक्टेड होगी, और ये जो स्लिप रिंग A2 है ये ब्रश B2 के साथ कनेक्टेड होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस दोनों साइड्स जो हैं, इस आर्मेचर की साइड CD और साइड EF, इन पे आपने राइट हैंड रूल लगाना है। अब राइट हैंड रूल अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि उसमें FBI था, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन भी पता होगी हर साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नोन है, आपने करंट की डायरेक्शन निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो इसकी जो लेफ्ट साइड है आर्मेचर की, इधर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं, तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओपन करें। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को सेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे राइट साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे राइट साइड आप अपनी फर्स्ट फिंगर को सेट कर लें। उसके बाद स्टूडेंट ये जो साइड CD है, अभी हमने आपको पीछे बताया कि ये साइड बाहर की तरफ आ रही है अपवर्ड, तो अपवर्ड शो करने के लिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, क्योंकि कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है तो उसको डॉट से शो करते हैं, और साइड EF जो है वो इनवर्ड जा रही थी तो उसको मैंने क्रॉस से शो कर दिया। तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट हैंड साइड शो करें और थंब को आप बाहर की तरफ शो करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सेकंड फिंगर है वो अपवर्ड शो कर रही होगी। इस साइड पे जो स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है। और इसी तरह आप साइड EF पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो राइट साइड ही है, लेकिन अब आपकी फोर्स जो है वो इनवर्ड है, तो आप अपने थंब को इनटू द पेज कर दें और आपका जो सेकंड फिंगर है वो डाउनवर्ड शो करेगा, ठीक है। अब आप जरा देखें करंट की डायरेक्शन किस तरह है। साइड EF से करंट इस तरह फ्लो हुआ, साइड EF से करंट फ्लो होता होता सबसे पहले ये स्लिप रिंग A2 में एंटर हुआ, स्लिप रिंग A2 से ये एंटर हुआ कार्बन ब्रश B2 में, फिर कार्बन ब्रश B2 में एंटर हुआ, फिर ये जो आपके पास लोड लगा हुआ था रेजिस्टर, इसमें से फ्लो हुआ। और करंट स्टूडेंट हमेशा अपना पाथ जो है वो क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है। फिर करंट इस तरह B1 में एंटर हुआ, B1 से एंटर होके ये स्लिप रिंग A1 में एंटर हुआ और फिर ये साइड EF में मूव कर गया। तो अगर आप देखें तो करंट का एक क्लोज्ड पाथ बन गया। और आप कहोगे कि जब अभी करंट पहले किस ब्रश में एंटर हुआ, पहले B2 ब्रश में एंटर हुआ और फिर ब्रश फिर कहां से गुजरा, पहले B2 में एंटर हुआ और फिर वो कहां से फ्लो किया, एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो किया जो हमने यहाँ रेजिस्टर लगाया हुआ है, और फिर एक्सटर्नल सर्किट में से गुजर के वो B1 से जो है वो एग्जिट कर गया, ठीक है। तो ये आपने चीज याद रखनी है, ये जो थ्योरी में डिफाइन भी अब की गई है कि करंट जो होगा वो एंटर होगा B2 पे और करंट लीव करेगा एट B1। तो आप चाहे तो
इस डायग्राम में ये चीज अपने पास नोट भी कर लें, और ये दोनों डायग्राम्स आप अपने पास बनाएं, इन पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। ठीक है। अब स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, ये जो सेकंड डायग्राम क्या है, अब हमने इस कॉइल को रोटेट कर दिया, और कितना रोटेट कर दिया, 180 डिग्री। अब स्टूडेंट एक चीज देखें, जब मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगा तो जहां पे साइड सी डी थी, उस साइड सी डी की जगह कौन सी साइड आ जाएगी, ई एफ, और जहां पे साइड ई एफ थी उसकी जगह अब साइड आ गई सी डी या डी सी आप कहते हैं। ठीक है। अब दोबारा, अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर तो कॉइल मूव की, नीचे के भी कनेक्शंस चेंज होते हैं। तो नीचे अगर आप देखें तो आप ऑब्जर्व लिखें, एक चीज याद रखें, साइड सी डी हमेशा स्लिप रिंग A1 के साथ रहेगी, तो ये स्लिप रिंग A1 ही है जो कि यहाँ ये कनेक्टेड है, और साइड ई एफ हमेशा स्लिप रिंग A2 के साथ ही रहेगी, और A1 हमेशा कॉन्टेक्ट में है B1 के साथ, और ये हमेशा B2 के साथ। अब दोबारा हम जिस डायरेक्शन में कॉइल को रोटेट करा रहे हैं उस डायरेक्शन में ये साइड हमेशा बाहर की तरफ आएगी, तो मैंने डॉट लगा दिया। ये साइड हमेशा अंदर की तरफ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। दोबारा यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं, और थंब को बाहर की तरफ करें, मैग्नेटिक फील्ड को राइट साइड शो करें, तो आपकी इधर इस साइड पे जो फिंगर है वो अपवर्ड होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इधर है। इस साइड पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं, सीडी साइड पे, तो आपकी थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। अब दोबारा हमने देखना होता है करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट से। अब आप देखें करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह गया, और ये साइड सी डी किसके साथ कनेक्टेड है, स्लिप रिंग A1 के साथ, तो करंट स्लिप रिंग में जाएगा, स्लिप रिंग से होकर करंट चला जाएगा ब्रश B1 में, और ब्रश B1 में जब एंटर हुआ, करंट एक्सटर्नल सर्किट से गुजरा, और फिर एक्सटर्नल सर्किट से गुजर के करंट एंटर हो गया ब्रश B2 में, ब्रश B2 में एंटर हुआ, ब्रश B2 से स्लिप रिंग में गया, और स्लिप रिंग कॉपर की बनी हुई है तो इसमें से करंट पास हो सकता है, फिर स्लिप रिंग A2 में से करंट चला गया साइड EF पे। तो देखें करंट का एक क्लोज पाथ आपको नजर आ रहा है, तो इस तरह। अब आप एक चीज नोटिस करें, पहले वाले केस में करंट पहले जो है B2 में एंटर हुआ था और B1 से एग्जिट किया था। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट अगर आप देखें तो B1 से एंटर हो रहा है, B1 से एंटर होने के बाद सर्किट से गुजर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट से, और लास्ट में जो है वो B1 से एग्जिट कर रहा है। ठीक है। और अगर आप एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो एक्सटर्नल सर्किट पहले वाले केस में रोटेशन से पहले 180 डिग्री की रोटेशन से पहले करंट लोड में से राइट साइड गुजर रहा था, और इस वाले केस में करंट जो है वो लेफ्ट साइड गुजर रहा है। तो आप एक चीज आपने नोटिस की होगी कि करंट अपनी लोड के अक्रॉस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए इस करंट को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये करंट कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा आफ्टर एवरी 180 डिग्री रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेशन अगर हम इसको मजीद प्रोवाइड करें तो बिल्कुल पहली वाली डायग्राम बन जाएगी, तो करंट जो है राइट साइड फ्लो करेगा, और सेकंड वाले केस में जब दोबारा 180 डिग्री हम रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो करंट लेफ्ट साइड। तो करंट स्टूडेंट आफ्टर एवरी 180 डिग्री रोटेशन अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर्स में देखेंगे कि करंट डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है। क्यों चेंज करता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स इन दोनों डायग्राम्स को आप अच्छी तरह बनाएं और खुद अच्छी तरह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं। मैंने आपको इसलिए नहीं रूल आपको लगा के दिखाया ताकि आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे रूल लगाने से फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद रूल की प्रैक्टिस नहीं करो। और अगर रूल आपको समझ नहीं आता तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे लाजमी पूछें। ठीक है। तो स्टूडेंट अब जरा थ्योरी पे आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी में जो है इश्यूज होते हैं। तो नेक्स्ट वही है कि आफ्टर पहले तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन सी डी में जो है वो सी से डी की तरफ है, और ई एफ साइड जो है वो ई से एफ की तरफ है, जो कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे करंट सी से डी की तरफ जा रहा है, और इस साइड पे जो करंट ई से एफ की तरफ जा रहा है। और करंट किस तरह एंटर हो रहा है, हमने कहा करंट पहले B2 में एंटर होगा, पहले करंट B2 में एंटर होगा, फिर B1 से लीव कर जाएगा। ये तो रोटेशन से पहले की बात है। अब जब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है कि उस कॉइल ने अपना 180 डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो होगा क्या, फिर वही बात आई कि एफ ई विल बी इन द लोकेशन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय सी डी। जहां पहले सी डी था वहां पे अब एफ ई साइड आ गई, और करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। और करंट की डायरेक्शन जो रिवर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हम एक्सटर्नल सर्किट से बात कर रहे होते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट से करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। कोई भी एक्सटर्नल सर्किट में लोड हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, बल्ब हो सकता है। और हुआ क्या, अब अगर आप देखें इस वाले केस में, तो अब एफ ई साइड में देखें स्टूडेंट, पहले जो साइड ई एफ थी वहां से करंट की डायरेक्शन ई से एफ की तरफ थी, मतलब डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था साइड ई एफ में। लेकिन जब ये 180 डिग्री की रोटेशन दी तो साइड ई एफ में से जो करंट है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गई। तो अब जो साइड में से एफ से ई की तरफ फ्लो कर रहा है, और पहले सी से डी की तरफ फ्लो कर रहा था, तो अब डी से सी की तरफ मूव कर रहा है।
तो और फिर मैंने भी आपको बताया भी कि पहले वाले केस में करंट B2 से B1 की तरफ जा रहा था। पहले B1 ब्रश में एंटर हो रहा था, B1 से लीव कर रहा था, अब ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब पहले B1 में एंटर होगा और B2 से लीव करेगा। तो स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, और उसकी डायरेक्शन चेंज होने से हुआ क्या, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। और कब चेंज होगी? आफ्टर एवरी हाफ आपके पास रेवोल्यूशन, मतलब आफ्टर एवरी 180 डिग्री जब आप कॉइल को रोटेट करोगे, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। मतलब करंट पहले समझ लें कि 0 से लेकर 180 तक करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता रहा, फिर 180 से 360 किस तरह फ्लो करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब मजीद रोटेशन दोगे आप इसको, तो फिर कितना, ये फिर दोबारा क्लॉकवाइज, फिर मजीद आप इसको रोटेशन दो 180 डिग्री की, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज। तो करंट इस तरह बारी बारी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है आफ्टर एवरी 180 डिग्री यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक अभी हमने वर्किंग डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेरिवेशन और इसकी वेव फॉर्म डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर अच्छी तरह देखना है, और कॉलेज आने से पहले आपने यहाँ तक अपना सारा काम जो है कंप्लीट रखना है। इंशाल्लाह कॉलेज में मुलाकात होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।